ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? चलिए, आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के विषय में हमें पढ़ना है। तो हम देखेंगे आदिकाल का कौन सा हिस्सा इतना महत्वपूर्ण है, कौन सी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमें आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार रखना होगा। और ये आदिकाल के सारे पॉइंट्स सभी परीक्षाओं में समान रूप से लागू होते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और आप सभी इससे परिचित हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कथन आपने कई बार पढ़े होंगे। यदि आपने ध्यान से अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे जनता की चित्रवृत्ति बदलती है, उसमें जो संचित प्रतिबिंब हैं वो बदलते जाते हैं, और वैसे ही चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाता है। और इन्हीं के साथ जो सामंजस्य बिठाना है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब हम हमें जो देखने वाली बात वो है वो ये कि ऐसी ही एक बात बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने निबंध में भी लिखा है। बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने किस निबंध में लिखा है वो ध्यान रखना है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अब यहां से एक पॉइंट आपको और तैयार रखना है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, एक निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी का। ये वही बालकृष्ण भट्ट हैं जिनकी पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका बहुत प्रतिष्ठित रही है और उसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी रहे हैं। उन्हीं का एक निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। उसमें बालकृष्ण भट्ट भी वही बात कहते हैं जो ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। वे लिखते हैं कि इसलिए साहित्य जन समूह यानी नेशंस के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। अब देखिए, वो चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कह रहे हैं और बालकृष्ण भट्ट चित्त का चित्रपट कह रहे हैं। यही बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत विशिष्ट होती हैं और कंफ्यूज करेंगी। जैसे ही चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब आए तो शुक्ल जी का नाम तैयार करें, और साहित्य क्या है, चित्त का चित्रपट अगर कोई पूछ ले कि किसने कहा है तो बालकृष्ण भट्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किस निबंध में कहा है वो ध्यान रखना है। तो ऐसी कुछ जानकारियां होती हैं जो देखने में छोटी लगती हैं लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो ये बात शुरुआती दौर पे हमें ध्यान रखना है। आगे अब हम आदिकाल के विषय में देखेंगे कि आदिकाल में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कब से आदिकाल आरंभ माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही एक स्थापित मानदंड है जहां से आदिकाल और इन सारे पॉइंट्स पर चर्चाएं शुरू होती हैं, और बच्चन जी या नगेंद्र की पुस्तकों में शुक्ल जी के ही कहे हुए बहुत सारी बातों का मूल्यांकन होता है, उसका खंडन होता है, उसका विश्लेषण होता है। तो आधार पुस्तक के रूप में शुक्ल जी को लेना होगा। उसके बाद उसका मूल्यांकन परक विश्लेषण दृष्टिकोण अगर देखना है तो बच्चन जी की पुस्तक को देखना है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और नगेंद्र जी द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम कोशिश करेंगे इन तीनों पुस्तकों के आधार पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपको वन लाइनर के रूप में हम यहाँ बता पाए, और इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम जब वीकली टेस्ट करें तो ये सारे पॉइंट्स आपको तैयार हों। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की आरंभिक अवस्था का नाम क्या रखा? वीरगाथा काल। यानी आदिकाल का नाम वीरगाथा काल अगर किसी ने रखा है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, तो वीरगाथाओं की एक परंपरा उन्होंने
कुछ पुस्तकों में देखी और उन्हीं के आधार पे वीरगाथा काल नामक उन्होंने नामकरण किया। अब ध्यान जो रखना है वो ये कि आचार्य शुक्ल आदिकाल की समय सीमा क्या मानते हैं। तो ये बातें भी कई बार पूछी जा चुकी हैं। संवत 1050 से संवत 1375 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। अब इसे संवत को सन में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन उसके पहले शुक्ल जी का ये कथन हमें ध्यान रखना है। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात, अब ये अर्थात हमें ध्यान रखना होगा, अर्थात महाराजा भोज के समय से हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। जब शुक्ल जी कुछ पीछे तक कहते हैं तो वो पीछे न होकर बाद का होता है। पहले लोग बाद के लिए पीछे शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो वो कह रहे हैं कि महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के कुछ पीछे तक, यानी उनके बाद तक, कुछ समय तक आदिकाल की समय सीमा मानी जा सकती है। तो जब संवत में पूछे तो 1050 से 1375, और नाम से पूछे तो महाराजा भोज से हम्मीर देव के समय तक। ठीक है। अब इसी 1050 से 1375 को अगर सन में कन्वर्ट करना हो तो आप 57, ठीक है, 57 माइनस कर दीजिए इसी में। संवत जो है वो सन से 57 वर्ष पहले आगे चलता है। तो इसमें जब आप 57 माइनस करेंगे तो ये 993 से 1318 तक का समय ठहरेगा। ठीक है। तो 57 आपको माइनस करना है संवत में, तो सन निकल आएगा। तो 993 से 1318 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा है, वो ईस्वी में, और ये संवत में लिखा गया है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उम्मीद है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये समय सीमा जो है इसका निर्धारण हो गया, नामकरण के आधार पर भी बता दिया कि महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब ये बातें हमने यहाँ पे जो अभी सन को कन्वर्ट करने की बात कही कि 57 माइनस कर दीजिए संवत में, तो वो सन में कन्वर्ट हो जाता है। तो संवत बदल के सन में इस रूप में आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो संवत और सन वाला कंफ्यूजन आपके सामने नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं कि आदिकाल को शुक्ल जी ने कितने प्रकरणों में बांटा है। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को, चाहे वो किसी भी काल में लेखन कर रहे हो हिंदी साहित्य के इतिहास का, उन्होंने कई सारे प्रकरणों में आदिकाल को भी बांटा है, भक्ति काल को भी, रीति काल को भी, और आधुनिक काल को भी कई प्रकरणों में बांटा है, और उनके नाम भी दिए हैं। तो आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा हुआ है। ध्यान रखेंगे, पहला प्रकरण है सामान्य परिचय का, जिसमें उन्होंने आदिकाल का सामान्य परिचय दिया, नामकरण के बारे में थोड़ी सी बातें की हैं। उसके बाद अपभ्रंश काव्य के बारे में उन्होंने बताया, फिर देश भाषा काव्य के बारे में उल्लेख किया है, और यही देश भाषा काव्य वीरगाथा काल के रूप में प्रचलित है। ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे कि वीरगाथा काल के रूप में जो हिस्सा, जो प्रकरण प्रसिद्ध है शुक्ल जी के पुस्तक का, वो कौन सा है, तो देश भाषा काव्य के नाम से हमें इसको ध्यान रखना है। इन्हीं में जिन पुस्तकों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, उन्हीं के आधार पर नामकरण होता है पूरे आदिकाल का शुक्ल जी के द्वारा वीरगाथा काल। ठीक है। और चौथा प्रकरण जो है, चौथे प्रकरण का नाम उन्होंने दिया फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाएं, अब इसमें क्या है, इसमें लोक भाषा के पद्य हैं, अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, जो सुखने हैं, उन सभी का उल्लेख है। और विद्यापति के जो गीत हैं, उनकी पदावली के जो गीत हैं, वो हैं फुटकल रचनाओं में। तो ये जो विशेषताएं हैं इन चारों प्रकरणों की, ये आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, पॉइंट्स के रूप में आपको ध्यान रखना है, आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान। आज ही उत्तर प्रदेश एलटी की परीक्षा हुई है, मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा, उसमें एक प्रश्न आया है कि आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिए। किसने क्या नाम दिया, क्या मत उन्होंने प्रकट किया, उसकी एक समीक्षात्मक दृष्टि प्रकट करनी है। वो लिखित परीक्षाओं में पूछा जा रहा है।
लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या नाम दिया। जैसे हम बात करें ग्रियर्सन की, सबसे पहले ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। ये सारे पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जब हम स्पेशली आदिकाल के विषय में पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स एक साथ आप आदिकाल के विषय में पढ़ें। इनसे कुछ पॉइंट्स आप अपने पास एक डायरी या कोई एक नोटबुक रखें जहां पे आप कुछ मेन पॉइंट्स को लिख सके, रिवाइज हो जाए। तो ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है, उन्होंने कहा कि ये बीजवपन काल है, बीज बोने का जो समय होता है, तो हिंदी साहित्य के बीजवपन का काल है ये। राहुल सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी सिद्ध सामंत काल कहते हैं। दरअसल राहुल राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो नेपाल और तिब्बत की यात्रा वे करते रहे और वहां से, भोट देश कहते हैं नेपाल को, तो वहां से सिद्धों की बहुत सारी रचनाएं, पांडुलिपियां उन्हें मिली और उनका संपादन उन्होंने किया और उनको इस बात का श्रेय जाता है सिद्धों और नाथों की रचनाओं की खोज करने की। इसलिए उन्होंने इतना काम किया तो उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। तो सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया, ध्यान रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन जी। उसके बाद हम नाम का उल्लेख करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहना उचित समझा। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने कहा कि आदिकाल ही होना चाहिए इसका नाम। और जब आप बच्चन सिंह की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका में, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की भूमिका में आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि आदिकाल नाम ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी बाबा आदम के जमाने का कोई नाम हो। इसलिए उन्होंने अलग अलग अपने मत उन्होंने भी प्रकट किए हुए हैं। तो जो भूमिका मिले आपको हिंदी साहित्य की दूसरा इतिहास की पुस्तक का, उसको पढ़िएगा, बहुत मजेदार ढंग से बच्चन जी बहुत क्रिटिक, बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से लिखते हैं और शुक्ल जी की पुस्तक की पूरी आलोचना उन्होंने की है। तो कोशिश ये कीजिए कि पहले शुक्ल जी की पुस्तक को एक बार सरसरी नजर से पढ़िए, पूरी पुस्तक को, पूरा स्ट्रक्चर देखिए, कौन से प्रकरण है, क्या नामकरण है, क्या बातें लिखते हैं। फिर आप बच्चन जी की पुस्तक को पढ़िए तो आपको शुक्ल जी की पुस्तक का एकदम काट छांट, मतलब पूरा एक चीड़ फाड़ दिखाई पड़ेगा कि कहाँ शुक्ल जी लिखते हैं तो अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, उसके पीछे के अपने तर्क हैं बच्चन जी के, वो सब दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा दिलचस्पी के साथ उसे जरूर पढ़ें एक बार। अब यहाँ हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के अंतर्गत 12 पुस्तकों को आधार बनाकर उसका नामकरण वीरगाथा काल किया। ठीक है, 12 पुस्तकों को आधार बनाया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने लायक है। कितनी पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, 12 पुस्तकें हैं। अब वो 12 पुस्तकें कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, वो हम देखेंगे। तो उन 12 पुस्तकों की दो कैटेगरी शुक्ल जी ने की है, अपभ्रंश काव्य की रचनाएं और दूसरा कैटेगरी है देश भाषा काव्य। ठीक है, देश भाषा काव्य। तो अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, ये दो वर्गीकरण उन्होंने किया और अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत उन्होंने 4 रचनाओं को रखा हुआ है और बाकी 8 रचनाएं देश भाषा काव्य के अंतर्गत है। तो पिछली परीक्षाओं में, एक किसी परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत शुक्ल जी नहीं मानते हैं। इनमें से 3 का नाम दिया था, चौथी देश भाषा के अंतर्गत से दिया था। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपभ्रंश काव्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं। विजयपाल रासो, नल सिंह भाट की, हम्मीर रासो, शारंगधर की, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी है, विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक है, हम्मीर रासो के विषय में एक बात शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है कि प्राकृत पैंगलम में इसके छंद मिले, यानी हम्मीर रासो नाम की कोई पुस्तक मिली नहीं, लेकिन प्राकृत पैंगलम नाम की एक पुस्तक मिली जिसमें इसके कुछ छंद मिले, जिसके आधार पर शुक्ल जी इस ग्रंथ का अनुमान लगाते हैं कि हम्मीर रासो नाम की एक कोई रचना रही होगी जिसके छंद प्राकृत पैंगलम नामक पुस्तक में कुछ कुछ मिलते हैं। तो ये बातें शुक्ल जी की पुस्तक में, आप इसे ध्यान रखें।
अब देखते हैं देश भाषा काव्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने किन 8 पुस्तकों का उल्लेख किया है। देश भाषा काव्य, जिसके आधार पर वीरगाथा काल नामकरण किया, उसमें है खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। ये 8 रचनाएं ऐसी हैं जो देश भाषा काव्य के अंतर्गत है। अब इनके विषय में थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। कुमार रासो के विषय में ये किसकी रचना है? दलपत विजय की। शुक्ल जी ने लिखा है कि इसकी जो प्रति प्राप्त हुई है वह अपूर्ण है, यानी कुमार रासो जो है दलपत विजय का, वो अपूर्ण कृति के रूप में प्राप्त हुई है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई हैं, आप सभी जानते हैं। जयचंद्र प्रकाश के भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मधुकर कवि। और परमाल रासो आल्हा खंड के रूप में भी प्रचलित है इसका नाम। ये जगनिक की रचना है। खुसरो, अमीर खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इन पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे, आदिकाल से इन्हीं सब के इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं, चाहे वो मिलान वाले प्रश्न हो जाए या निम्न में से कौन सी रचना है या नहीं है। सभी जो भी प्रश्न बनेंगे हम उसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जब सप्ताह के अंत में हम उस पर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो ये सारे प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इन रचनाओं को ध्यान रखिएगा। 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नामकरण हुआ। शुक्ल जी की पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं, हर काल से शुक्ल जी की पंक्तियां पूछी जाती हैं जो बहुत चर्चित है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आदिकाल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन्हें हम एक साथ देख लें। पहली जो पंक्ति है शुक्ल जी की वो वही वाली है जो अभी हमने शुरुआती दौर में रिवाइज किया, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो पूछ लिया जाता है, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और यहीं से हम समझेंगे आगे आदिकाल के विषय में। आगे शुक्ल जी लिख रहे हैं कि राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा है। वे वीरगाथा काल क्यों कहते हैं उसका स्पष्टीकरण उन्होंने इस पंक्ति में किया है। कह रहे थे कि नीति और श्रृंगार संबंधी जो फुटकल दोहे सुनाते थे राजसभाओं में जो चारण कवि थे, उसी प्रकार जो उनके आश्रयदाता राजा थे उनके पराक्रमपूर्ण चरित्रों का और गाथाओं का वर्णन करते थे। वे कुछ कर रहे हो या न कर रहे हो राजा, लेकिन उनकी जो गाथाएं गाएंगे जो चारण कवि हैं वो बढ़ा चढ़ा करके गाएंगे। तो ऐसा चलता था, चारण परंपरा वही है जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दे अपने राजाओं का और राजा खुश होकर के अशरफियां दान कर दे। तो ये सारी चीजें उस दौर की प्रवृत्तियां थी। इसी के आधार पर इसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के कुछ समय हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक आदिकाल की समय सीमा मानी जा सकती है। ये कथन भी ध्यान रखेंगे, किस कहां से कहां तक? महाराज भोज से लेकर हम्मीर देव तक। ठीक है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आदिकाल के अंतर्गत आप देखेंगे तो सिद्धों और नाथों की परंपरा है, जैन साहित्य की परंपरा है। ये सिद्ध और नाथ कौन थे, इनकी दिशाएं कहाँ थी, ये भारत के किन हिस्सों में अपने मत का प्रचार कर रहे थे, क्या विशेषताएं थी, वो सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले ध्यान रखें कि सिद्धों की परंपरा से छट कर ही निकला है नाथ पंथ। ये कथन कहता कौन है? आचार्य शुक्ल जी। सिद्ध वे थे जिन्होंने तंत्र मंत्र का प्रचार किया, सिद्धि प्राप्त करने की बातें, गूढ़ बातें करते थे। जनता पर अपना प्रभाव डालने के लिए वे तंत्र मंत्र और तमाम तरह के बाह्य आडंबर थे, वो सारी चीजें विधान करके
जनता के ऊपर अपनी क्रियाओं का प्रभाव डालना चाहते थे। और सिद्धों के विषय में कहा जाता था कि ये भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, आप सभी अगर मैप देखें तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो कौन सा है? बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये सारे क्षेत्र कौन से थे? सिद्धों के। अभी भी आप अगर ध्यान ध्यान देंगे तो बंगाली जादू, बंगाली टोने टुटकों की बात होती है। ये आदिकाल के सिद्धों के दौर की ही पूरी की पूरी प्रवृत्तियां हैं, जो वहां पर परंपरा के रूप में आज भी प्रचलित हो रही है। तो तमाम तरह के तांत्रिक बाबा वबा, अघोड़ी उघोड़ी जो होते हैं, वो बंगाल वंगाल में आज भी जादू टोने तंत्र मंत्र को जिंदा रख के अपना व्यवसाय चला रहे हैं। ये सिद्धों की परंपरा थी जो भारत के पूर्वी हिस्से में थी। बाद में जब इनके वामाचार बढ़े, इनमें अश्लीलताएं बढ़ती चली गई और जनता के मन मस्तिष्क को पूरी तरह से दूषित करने की प्रवृत्तियां बढ़ने लगी, तो उन्हीं से छट करके नाथों की एक परंपरा चली। तो सिद्धों से ही छट करके नाथ निकले और उन्होंने सिद्धों की इन प्रवृत्तियों का विरोध किया। और सिद्धों से इनकी जमी नहीं तो ये चले कहाँ गए? पूर्व से चल के पश्चिम की ओर चले गए, भारत के पश्चिमी हिस्से की ओर। और पश्चिमी हिस्सा कहाँ होगा? राजपूताना, पंजाब, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है उस तरफ नाथ चले गए। तो राजस्थान में, पंजाब में जो राजपूताना वाला हिस्सा बोला जाता है, वहां पर नाथों की अभी भी गद्दियां मिलती हैं, उनके मतों का प्रचार मिलता है। तो सिद्ध पूरब दिशा में और नाथ पश्चिम दिशा में। तो वो चल करके उनसे हट गए और उन्होंने जनता को योग मार्ग सिखाया। तो ये बातें हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे शुक्ल जी के कथनों के माध्यम से ही। हमने परिचय के रूप में आपको बताना चाहा सिद्धों और नाथों का ये अंतर। पॉइंट वाली बात है जो परीक्षा में पूछे जाने वाली है कि नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? जलंधर नाथ। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के पॉइंट्स कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए अब नाथ पंथ के विषय में थोड़ी सी बातें देखते हैं, शुक्ल जी ने लिखी है। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, एक अलग सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। अगर आपने कबीर की भाषा के विषय में पढ़ा होगा, सधुक्कड़ी भाषा उनकी भाषा को एक विद्वान ने कहा है। किसने कहा है? कमेंट करके बताएंगे जिनको जानकारी होगी कि कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे। तो कबीर की भाषा से पहले नाथों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा के रूप में होती थी। और ये सधुक्कड़ी भाषा होती क्या थी? खड़ी बोली के साथ राजस्थानी का मिश्रण। ठीक है। तो इन लोगों ने जो परंपरा की जो साहित्य थे, जिस परंपरा साहित्य का मतलब जो ब्रज भाषा में रचे जा रहे थे, ब्रज भाषा बहुत समृद्ध भाषा थी, उसमें साहित्य रचा जा रहा था। लेकिन ब्रजभाषा न अपना करके नाथों ने सदुक्कड़ी भाषा को अपनाया, जिसमें खड़ी बोली और राजस्थानी का योग था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं से पॉइंट्स बनते हैं आदिकाल से जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सदुक्कड़ी किन दो बोलियों का मेल है? खड़ी बोली और राजस्थानी का। सदुक्कड़ी या खड़ी बोली और राजस्थानी किसकी भाषा थी? नाथों की भाषा थी। ऐसे पॉइंट्स आपको तैयार रखने हैं। आगे शुक्ल जी का एक और कथन है, सिद्धों और नाथों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। यहां से आपको बात ध्यान रखनी है कि सिद्धों और नाथों की रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र। संप्रदाय से मतलब ये नहीं है जैसे आजकल सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, कम्युनल वायलेंस वगैरह, वो नहीं। संप्रदाय का मतलब एक मत का प्रचार, एक मत का सिद्धांतों का प्रचार। ठीक है। तो कह रहे हैं कि सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं वो क्या करती हैं? वो साहित्य के अंतर्गत नहीं है, उनका जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे संप्रदाय के सिद्धांतों की शिक्षा मात्र के ग्रंथ हैं, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आपको। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? कई बार ये पूछा जा चुका है। सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं सरह यानी सरहपा जो है, वो सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। ये शुक्ल जी का कथन है।
और शुक्ल जी का जो कथन होता है वही प्रमाण के रूप में माना जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। एक कथन अंतिम में देखिए शुक्ल जी का, वे लिखते हैं कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। यानी साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। और वीर गीत के रूप में जो सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है वो कौन सी है? बीसल देव रासो है। ऐसे पॉइंट्स हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से पूछे जा सकते हैं। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि शुक्ल जी की पुस्तक आप यदि नहीं भी उठाते हैं तो वन लाइनर के रूप में हम आपको उनकी ही पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है उन्हें बता सकें। ठीक है, चलिए कुछ और वन लाइनर यहाँ पर आदिकाल से संबंधित, जिससे आदिकाल के पॉइंट्स आपके पूरे तैयार हो ही जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। आदिकालीन हिंदी साहित्य के विषय में देखते हैं पॉइंट्स की आदिकालीन हिंदी साहित्य की समय सीमा के निर्धारण के साथ साथ उसके भाषिक स्वरूप पर भी शोध किया गया है। सर्वमान्य रूप से माना गया है कि 8वीं शताब्दी के आसपास से ही बोलचाल की भाषा अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा से अलग हो चुकी थी। यानी 8वीं शताब्दी से ही जो बोलचाल की भाषा थी अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा, एक टाइम ऐसा आया कि अपभ्रंश भी साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी। जबकि अपभ्रंश का मतलब होता है अपभ्रष्ट, गिरा हुआ, आम्भीरादि गिरेह, आम्भीरों की भाषा, अहिरों की भाषा, जो पशुचारण और गौचारण में उस समय लगे हुए थे उनकी भाषा। तो ऐसी भाषा जिसे अपभ्रष्ट माना जाता था वह भी साहित्यिक रूप प्राप्त कर चुकी थी। और अपभ्रंश की रचनाओं की अभी हमने ऊपर बातचीत की है, जो साहित्य रचा गया है। तो 8वीं शताब्दी के आसपास बोलचाल की भाषा अपभ्रंश की इस साहित्यिक भाषा से अलग हो चुकी थी। अपभ्रंश में रचित साहित्य से अलग बोलचाल की भाषा में जो साहित्य रचा गया वही साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल की साहित्यिक सामग्री है। बोलचाल की भाषा में यानी अवहट्ट में और अपभ्रंश से अलग और जो आरंभिक हिंदी, पुरानी हिंदी जिसे कहा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा, वही उस दौर की बोलचाल की भाषा थी और उसमें भी साहित्यिक रचनाएं होने लगी थी। और वही साहित्यिक रचनाएं आदिकाल की साहित्यिक सामग्री है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप एक बार सुने रहिए। इससे क्या होगा कि जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पूछेंगे तो आपको उत्तर का चुनाव करने में बहुत आसानी होगी। तो अभी हमने नामकरण के विषय में बहुत सारी बातें देखी, प्रवृत्तियों के बारे में देखी। अब हम भाषा के स्तर पर इसको देख रहे हैं कि भाषा के स्तर पर क्या अंतर था। जो पुरानी हिंदी थी जहां से आदिकाल की साहित्यिक सामग्री शुरू होती है, वो बोलचाल की भाषा, कुछ विद्वानों ने उसे उत्तर अपभ्रंश भी कहा, कुछ लोगों ने अवहट्ट नाम भी दिया। ठीक है, और कुछ ने इसे पुरानी हिंदी भी कहा। और ये सब अपभ्रंश से अलग होकर के अपभ्रंश से अलग हो चुकी थी। अब मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही सर्वप्रथम कहा कि उत्तर अपभ्रंश यानी अपभ्रंश के बाद की जो अपभ्रंश की जो उत्तर अवस्था है वही पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन भी इस मत से सहमत हैं, गुलेरी जी के इस मत से सहमत हैं कि हाँ, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जा सकता है और यही आदिकाल की साहित्यिक सामग्री भी है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल के अंतर्गत प्राप्त सामग्रियों का वर्गीकरण सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य तथा गद्य रचनाएं इस रूप में किया जा सकता है। तो इतनी कैटेगरी आदिकाल की जो सामग्रियां प्राप्त हो रही थी शोध के माध्यम से, पुरानी पुरानी पांडुलिपियां मिल रही थी, तो उसको एक कैटेगराइजेशन भी करना बहुत जरूरी हो गया था। तो नगेंद्र जी की संपादित पुस्तक में इन सारी कैटेगरियों में आदिकाल की सामग्री को बांटा गया। ठीक है, तो नगेंद्र जी की पुस्तक एक बार जब आप उठाएं कभी
तो देखें कि आदिकाल की जो सामग्रियां हैं उसका अध्ययन उन्होंने किन किन रूप में किया हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र सिद्ध साहित्य के विषय में क्या लिखते हैं? लिख रहे हैं कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। क्या किया सिद्धों ने? बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार किया। हीनयान, महायान, वज्रयान तमाम तरह के हैं, तो वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने क्या किया? साहित्य की जनभाषा में जो कुछ लिखा वही साहित्य सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं, सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कणहपा और कुक्कुरिपा। तो ये जो लास्ट में पा शब्द लगा हुआ है, ये आदर सूचक होता है। तो सरह नाम था इसलिए सरहपा, जैसे हम जी लगाते हैं वैसे ही पा उस समय का आदर सूचक शब्द था। ठीक है। तो सरहपा, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये पॉइंट्स पूछा पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनमें पा का क्या अर्थ है, नकारात्मक अर्थ में, गुरु के अर्थ में क्या है, तो आदर सूचक है, ये ध्यान रखेंगे। और इन सभी के नाम ध्यान रखेंगे जिससे आपको ये चुनने में आसानी हो कि निम्न में से कौन सा कवि सिद्ध साहित्य के कवियों के अंतर्गत है अथवा नहीं। ठीक है। तो प्रमुख कवियों के नाम हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखेंगे नाथ साहित्य के विषय में। हमने ऊपर जो बात नाथ साहित्य के विषय में आपको बताई, नाथों के विषय में, सिद्ध और नाथ कैसे अलग हुए, उनकी दिशाएं क्या थी देश में, कैसे भ्रमण करके वो पूरब और पश्चिम के भागों में अपने मत का प्रचार कर रहे थे, वो बातें यहाँ पे आपको मिलेंगी लिखित रूप में। कि सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में सिद्ध क्या हुए? सिद्धों ने गुह्य वाणी में, रहस्यवादी भावनाओं में, तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके, इन सभी के प्रचार प्रसार से क्या किया? एक अतिचार, वामाचार, अश्लीलताएं, तमाम तरह की चीजें, बहुत वाम मार्गी हो गए थे, पूरी तरह से अतिशय वाम मार्गी। उनकी प्रतिक्रिया में नाथ साहित्य आता है। आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना थी और नाथपंथियों की हठ योग साधना, ये आरंभ होती है आदिकाल में। इस पंथ को चलाने वाले मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ माने गए। ध्यान रखेंगे, नाथ साहित्य को चलाने वाले, नाथ पंथ को चलाने वाले मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। इनका निवास भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत बना। हमने बताया पश्चिमोत्तर प्रांत, राजपूताना, पंजाब, ये क्षेत्र नाथों का था, और बंगाल, असम, उड़ीसा ये सिद्धों का था। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं थोड़ी सी बातें जैन साहित्य के विषय में भी, कि जैन साहित्य क्या है। जैन साहित्य के विषय में डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पे क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो पश्चिमी क्षेत्र में एक तो नाथपंथी भी थे और जैनियों का अड्डा भी पश्चिमी क्षेत्र भरा भारत का, ये ध्यान रखेंगे। इन कवियों की कविताएं आचार, रास, फाग तथा चरित आदि शैलियों में मिलता है। नेमिनाथ फाग, है ना, फलाना चरयु, ढिकाना चरयु, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इस तरह की ये शैलियां थी, चरित शैली, फागु शैली, रास शैली, रासु नहीं है, रास, आचार शैली, ये जैन साहित्य की पहचान है। जहां पे आपको फागु लगा मिलेगा तो आप समझ जाइएगा जैन साहित्य की रचना है, रास लगा मिलेगा वहां पे समझ जाइएगा कि जैन साहित्य की रचनाएं हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का कथन है जिससे आप पहचान पाएंगे जैन साहित्य को। अब इसके अंतर्गत प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, रेवंत गिरिरास और नेमिनाथ रास। ठीक है। ये जैन साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो हमने जो बात की वहां पे कि रास अंत में लगा होगा तो पहचान जाएंगे जैन साहित्य की रचना है ये।
ठीक है, ये देखिए। तो हमने यहाँ पर आज आदिकाल के इन मतों का, जो मत प्रचलित थे, इनके बारे में बातें की, आदिकाल के नामकरण के बारे में बातें की, आदिकाल की समय सीमा के बारे में बातें की, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में भी हमने बातचीत की है। अब अपनी अगली क्लास में हम आदिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो आदिकाल की रचनाओं पर आधारित होंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो से क्या पूछा जा सकता है, बीसल देव रासो से क्या पूछा जा सकता है, विद्यापति की पदावली से क्या पूछा जाएगा, वर्ण रत्नाकर से क्या पूछा जाएगा, ये सारे पॉइंट्स हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है पूरी कसावट के साथ हमने, अगर 45 मिनट की क्लास को यहाँ पे पढ़ा और आपने मन से सारे पॉइंट्स को सुना है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी आदिकाल के इन पॉइंट्स को समझने में। यदि आपने बीच में स्किप किया है, आप बीच में अगर छोड़ करके क्लास हटते भी हैं, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास की लिंक ग्रुप में मिल जाएगी। आप इसे बाद में भी सुन सकते हैं। जिन हिस्सों पे आपको लगे कि ज़्यादा जोर दे करके सुनना है, तो आप उन हिस्सों पे फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। तो अगर कोई प्रश्न या कोई आपको कहीं कोई दुविधा लगी हो, तो आप लोग बता सकते हैं। किसी को कोई दुविधा या कुछ लग रहा हो कि और कुछ बातें जाननी चाहिए, तो आप लोग अपनी राय निसंकोच बताएं, या ग्रुप में भी आप लोग वहाँ पे भी कमेंट करके, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी, आप इससे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।